हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 3 में कोलराउस का नियम या कोलरास का नियम जिसे कहते हैं। क्वेश्चन सीधा 4 या 5 अंक में पूछा जाता है। 4 या 5 अंक में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? कोलरास का नियम लिखिए तथा इसके 2 अनुप्रयोग। तो मैं यहाँ पे 2 के साथ साथ तीसरा अनुप्रयोग भी करा दूंगा। तो यहाँ पर 3 अनुप्रयोग में बताने वाला हूं कैसे एग्जाम में लिखना है, वो सिस्टमेटिक ढंग से। जैसे भी कोलरास का नियम यदि 2 अंक का आए तो मैं जितना लिख रखा हूं इतना आप कोलरास का नियम लिख देंगे, इतने में आपको 2 अंक मिल जाएगा। वहीं पे यदि 4 अंक का पूछ दिया गया कि कोलरास का नियम और 2 अनुप्रयोग, तो फिर प्यारे बच्चों ये कोलरास का नियम है, इस पे 2 अंक आपको मिल जाएगा, 1 अंक परिभाषा का और 1 अंक आपका ये जो इसका नियम लिख दिया हमने फार्मूला बेस्ड पर, तो ये कोलरास के नियम पर 2 अंक मिल जाएगा। और फिर 2 अंक आपके 2 अनुप्रयोग के मिलते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी किसी बोर्ड में 5 अंक का भी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन 4 अंक का मैक्सिमम यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा आज का ये वीडियो। तो प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से इसे लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप बेहतर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप, मैं जो भी पढ़ाता हूं उसे आप लोग लिखते चले या आप नोट्स भी ले सकते हैं। 96 85 29 91 49 एक कॉन्टैक्ट नंबर है प्यारे बच्चों, इसमें आप 100 रुपए पे करके एक सब्जेक्ट का बेहतर हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलरास ने बताया क्या? कोलरास ने चालकता का एक प्रकार से वर्णन किया, जैसे कोई भी विलयन है उस पे जब हम विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो उन विद्युत अपघट्टों की चालकता का वर्णन किया, मतलब व्याख्या किया। उन्होंने बताया कि जैसे हमारे पास एक विलयन है और इस विलयन में विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है, ठीक है। विलयन में एक तो विलायक होगा बच्चा लोग, क्योंकि विलयन 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक आपका होता है विलायक और एक आपका होता है विलेय। क्या होता है? विलेय। और यही जो विलेय होता है ये विद्युत अपघट्ट होता है। क्या होता है? विद्युत अपघट्ट। थोड़ा समझिएगा, विद्युत अपघट्ट, ये विद्युत अपघट्ट विलेय है। अब विलेय के आधार पर ही हम चालकता को परिभाषित करते हैं, क्योंकि किसी भी विलयन में जो चालकता होती है वो विद्युत अपघट्ट के आयनों के आधार पर होती है। तो जो कोलरास का नियम है मुख्य रूप से दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए। जैसे मान लीजिए प्रबल विद्युत अपघट्ट है वो तो आसानी से आयन दे देता है, लेकिन वहीं पे दुर्बल विद्युत अपघट्ट प्यारे बच्चों उतना आसानी से आयन नहीं देते हैं। तो फिर अपन करते क्या है? तनुता बढ़ाते हैं। अच्छा, तनुता शब्द कहां से आ गया सर? देखो, किसी भी विलयन में यदि विलायक की मात्रा अधिक कर दी जाए तो वो तनुता बढ़ जाती है। यानी किसी विलयन को तनु करना है तो मतलब विलायक की मात्रा को बढ़ाना है, सिंपल है। जैसे हमने कहा कि एक विलयन है, इसमें विलायक वाटर यानी जल है और इसमें विलायक की और अधिक मात्रा मिलाते जाएं, मतलब इतना ज्यादा मिला दें कि जो विद्युत अपघट्ट बहुत कम हो, अल्प मात्रा में उपस्थित हो जाए, तो जो हमारा वह तनु विलयन कहला जाता है। मतलब विलायक की जब बहुत अधिक मात्रा होती है और विलेय की यानी विद्युत अपघट्ट की बहुत कम मात्रा होती है, वो तनु विलयन है। और यदि तनुता बढ़ाते जाएं, बोला अनंत तनुता, एक निश्चित लिमिट ही नहीं है। अनंत मतलब भाई कोई पता ही नहीं है, निश्चित नहीं है। मतलब आप 5 लीटर, 10 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर, 50 लीटर कितना अधिक मिला दो। अनंत मतलब इसमें पता नहीं कि विलायक कितना अधिक मिला दिया गया। और जब तनुता बढ़ाते हैं तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट भी ज्यादा मात्रा में आयनित हो जाते हैं और आयन ज्यादा होती है तो चालकता बढ़ जाती है। ये चीज मैंने इसके पिछले लेक्चर में आपको कवर कराया था। तो कोलरास ने अपने नियम में क्या बताया कि जैसे हमने एक विलयन में विलेय विद्युत अपघट्ट मिलाया, तब उन्होंने कहा जब इस विलयन को अनंत तनुता पर रखा जाए। अनंत तनुता का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसमें विलायक की अत्यधिक मात्रा मिला दी जाए, विलायक की इतनी अधिक मात्रा मिला दी जाए कि जिसका हम व्याख्या भी नहीं कर पा रहे हैं। एक कंटेनर है, पानी मिलाते गए, इतना मिलाए भाई साहब की कंटेनर से भी ऊपर पानी चलने लग गया। तो ये हमारा क्या हो गया? अनंत तनुता। मतलब विलायक की अत्यधिक मात्रा मिला देते हैं तो अनंत तनुता कहलाने लगती है। तो यही चीज यहां पर कहा गया कि अनंत तनुता का स्थित है, मतलब विलायक की बहुत अधिक मात्रा ली गई है। इस स्थिति में जो विलयन है, ये विद्युत अपघट्ट है, ये विद्युत अपघट्ट की जो चालकता होती है, चालकता की बात करें, चाहे हम मोलर चालकता या हम तुल्यांकी चालकता की बात करें। अब सर मोलर चालकता क्या है? कोई भी हमारे पास विलयन है ना, उसमें जो विद्युत अपघट्ट की मात्रा 1 मोल हो तो वो हमारा जो चालकता होगा मोलर चालकता होगा। वहीं पे यदि विलयन
विद्युत अपघट्ट की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक हो तो उस विलयन की चालकता, तुल्यांक की चालकता कहलाएगी। मोलर चालकता 1 मोल विद्युत अपघट्ट मिलाने से जो उत्पन्न होती है वो हमारी मोलर चालकता है। वहीं पे 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट किसी विलयन में मिला दिए तो उसकी जो चालकता हो गई प्यारे बच्चों वो तुल्यांक की चालकता हो गई। तो वही चीज तो कहा गया कि तनुता बढ़ा दिया गया, मतलब विलायक की बहुत अधिक मात्रा मिला दी गई, तब उस विलयन की जो चालकता है, जो उस विलयन की जो चालकता है उसमें धन आयन, जैसे हमने कहा प्यारे बच्चों NaCl जब टूटता है तो Na पॉजिटिव बनाता है और Cl निगेटिव, तो उसमें धन आयन और ऋण आयन की अनंतता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। कुल मिलाकर के क्या कहा गया कि विलयन की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है तुल्यांक की चालकता होगी उसमें जो विद्युत अपघट्ट के आयन होंगे उनके अनंत तनुता के मोलर चालकता के योग के बराबर है। फिर से समझो, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर या तुल्यांक की चालकता, भाई एक विद्युत अपघट्ट ले लिया, इसकी मोलर या तुल्यांक की चालकता किसके बराबर होगी? तो ये जो विद्युत अपघट्ट टूटेगा तो एक धन बनाएगा एक ऋण बनाएगा। इस धन का भी अनंत तनुता पर कुछ ना कुछ चालकता होगी, इस ऋण की भी भाई अनंत तनुता पर कुछ ना कुछ चालकता होगी। तो धन की और ऋण की दोनों आयनों की अनंत तनुता पर जो चालकता होगी उनके योग के बराबर होगा विद्युत अपघट्ट की मोलर या तुल्यांक की चालकता। समझ में आया कि भाई एक विद्युत अपघट्ट था, जब टूटा तो 2 भाग में बना, तो इस विद्युत अपघट्ट का अनंत तनुता पर जो चालकता होगी मोलर या तुल्यांक की चालकता होगी उसमें जो धन आयन और ऋण आयन है, जो धन आयन और ऋण आयन है उनके अनंत तनुता के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। कुल मिलाकर के पिताजी हमारा था भैया, उसमें 2 पुत्र हुए तो दोनों पुत्रों को योग करें तो पिता के बराबर होना चाहिए। सिंपल ये चीज बताया गया। ठीक है, क्लियर है कि भाई साहब पिता का जो इमेज है वो पुत्र के आधार पर ही होगा। यहाँ पर समझो, यानी पिताजी हैं, उनके 2 पुत्र हैं, उनके कैरेक्टर कैसा कैसा है, उनके कैरेक्टरों का एक अच्छा कैरेक्टर का एक बुरा कैरेक्टर का, तो फिर कुल मिलाकर के 0 हो जाता है। यानी दोनों बच्चे अच्छे कैरेक्टर के हैं तो फिर पिताजी का शान कुछ और बढ़ जाता है। समझ रहे? इसी प्रकार से विलयन में जो विद्युत अपघट्ट है उसकी जो तुल्यांकीय मोलर चालकता होगी उसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों के तुल्यांकी चालकताओं की या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। सिंपल, समझ में आया? परिभाषा देखो, किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकता उसके धन आयन और ऋण आयन की अनंत तनुता पर मोलर या तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। मतलब जितने धन आयन होंगे और जितने ऋण आयन होंगे दोनों का चालकता निकालेंगे अनंत तनुता पर और योग कर देंगे तो उस विद्युत अपघट्ट की चालकता आ जाएगी। इसे लैम्बडा से दर्शाते हैं भाई, जो विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता। देखो अनंत है, यहाँ पर देखो ये लैम्बडा है। क्या है? लैम्बडा। भाई तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता को लैम्बडा से ही दर्शाते हैं। तो लैम्बडा इनफाइनाइट क्या बताता है भाई साहब की अनंत तनुता पर, एम क्या बताता है तो मोलर चालकता। ठीक है, ये विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। यदि हम तुल्यांकी चालकता लिखते हैं तो ई क्यू लिखते हैं, इक्विवेलेंट। ओके, क्या लिखते हैं? इक्विवेलेंट। ओके, तो ये मोलर कंडक्टिविटी है, यानी आपका भैया मोलर चालकता है अनंत तनुता पर। बोला गया ना, धन आयन का अनंत तनुता पर, ऋण आयन का अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यहां पर ये न्यू जो दिख रहा है आपको, ये न्यू है। क्या है? न्यू प्लस और न्यू माइनस। ये बताता है कि धन आयन की कितनी संख्या है और ऋण आयन की कितनी संख्या, यानी प्रति इकाई है फार्मूला इकाई में धन आयन की कितनी संख्या है तो न्यू पॉजिटिव, और इसमें ऋण आयन की कितनी संख्या है तो न्यू निगेटिव। तो ये हमारा कोलरास का नियम हो गया और आपने समझा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुप्रयोग। कुछ बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी आंकिक क्वेश्चन, तो आंकिक क्वेश्चन हम लास्ट में कराएंगे, चैप्टर के लास्ट में, या कि जब पेपर आपका पास हो जाएगा तो वहां पे आंकिक क्वेश्चन करा दिया जाएगा। बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें फिर से आप लोग। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता, यहाँ पर देखो ना अनंत तनुता पर मोलर चालकता है ना, उसमें जो धन आयन है और जो है ऋण आयन है उनकी अनंत तनुता के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। जहां पे बच्चों न्यू पॉजिटिव न्यू जो आपका निगेटिव है वो धन आयन और ऋण आयन की प्रति फार्मूला इकाई में संख्या है, यानी कितना धन आयन और कितना ऋण आयन है। लैम्बडा जो आपका ये लैम्बडा है और ये लैम्बडा है, ये लैम्बडा है ये लैम्बडा है। लैम्बडा पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, मतलब धन आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, और ऋण आयन का मतलब अनंत तनुता पर ऋण आयन की मोलर चालकता। ये चीज हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया कोलरास का नियम। स्क्रीनशॉट कर लें, फिर बात कर लेते हैं इनके अनुप्रयोग की। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसे आसानी से निकाल सकते हैं कोलरास के नियम के आधार पर। ठीक,
तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे चलें, कोलरास का अनुप्रयोग या कोलरास के नियम का अनुप्रयोग, हेडिंग लगाएं आप लोग, कोलरास के नियम का अनुप्रयोग। जो बच्चे नहीं लिखते हैं तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बेहतर लिखा करो, और यदि आप चाहेंगे कि कॉपी पेन में पढ़ाएं तो कॉपी पेन में भी पढ़ा देंगे, ठीक है, जो आपका रिस्पांस रहेगा। हालांकि चैप्टर 1 से भी बोर्ड पे ही चल रहा है। कोलरास के नियम के अनुप्रयोग, कोलरास के नियम का अनुप्रयोग, कोलरास के नियम का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, ठीक है। देखो हमने क्या कहा कि कोलरास का नियम सबसे ज्यादा किस में लागू होता है? दुर्बल विद्युत अपघट। प्रबल विद्युत अपघट की जो मोलर चालकता है, तुल्यांकी चालकता है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके पहले भी हमने तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता पढ़ा था। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट की अनंतता पर चालकता हम कोलरास के नियम के आधार पर निकालते हैं। तो पहला नंबर लिख लो आप लोग, दुर्बल विद्युत अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट की अनंत तनता पर, की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। थोड़ा इसका डिटेल लिखेंगे। कोलरास के नियम के आधार पर, क्योंकि आपको अच्छे अंक लाना है ना, कोलरास के नियम के आधार पर, के नियम के आधार पर, आधार पर दुर्बल विद्युत अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। अभी कुछ नहीं लिखा हमने। देखो भाई, आपको पूरे अंक लाना है तो थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा कि कोलरास के नियम से हम अनंत तनुता पर किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता निकाल सकते हैं। जैसे 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 आप लिखोगे दुर्बल विद्युत अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट CH3COOH की मोलर चालकता, की मोलर चालकता, की मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट, प्रबल विद्युत अपघट, प्रबल विद्युत अपघट जैसे आप ले लो CH3COONA, ठीक है, HCl व NaCl की सहायता से, की सहायता से, सहायता से CH3COONA HCl व NaCl की सहायता से ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। पहला अनुप्रयोग चल रहा है, ठीक है। मतलब यदि हम CH3COOH ये हमारा दुर्बल विद्युत अपघट है और इसका हम निकालना चाहते हैं क्या प्यारे बच्चों, है ना, क्या मोलर चालकता, तो फिर हम प्रबल विद्युत अपघट ले लेंगे। जैसे CH3COOH है, सोडियम एसीटेट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम क्लोराइड है, इनके आधार पर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, थोड़ा समझिएगा। हमने क्या कहा था, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी भाई निकालनी है, CH3COOH, इसकी हमको निकालने है क्या, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, इन्हीं दो को जोड़कर एक घटाएंगे। देखिए जैसे हमारे पास अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये दुर्बल है, हम प्रबल के आधार से निकालेंगे। जैसे CH3COONA ये हो गया प्यारे बच्चों, प्लस अनंत तनुता पर मोलर चालकता HCl और फिर माइनस कर दो अनंत तनुता पर मोलर चालकता NaCl। मतलब हम इन तीन के सहारे से इसकी जो है क्या निकाल सकते हैं, तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। देखो कैसे होगा प्यारे बच्चों, जब ये टूटेगा तो दो भागों में टूटता। कैसे दो भागों में टूटता है, यहां से ब्रेक होगा तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो देखिए हमने कहा था आपको लैम्डा पॉजिटिव यदि करोगे अनंत तनुता पर तो यहां पर कोष्टक में लिखोगे क्या है आप, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव कर दो, क्या कर दो, Na पॉजिटिव कर दो, ठीक है।
क्लियर है? या डायरेक्ट ऐसा कर दो, सिंपल है, यहाँ पे पॉजिटिव हाई है तो आप सिंपल कर दो Na पॉजिटिव, ठीक, प्लस 2 भागों में टूटेगा, लैम्डा अनंत CH3COO निगेटिव, फिर धन है बच्चा लोग तो धन, फिर यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा अनंत अंतों पर H पॉजिटिव धन, लैम्डा अनंत अंतों पर Cl निगेटिव, ये भी 2 भाग में टूटेगा। तो देखो ऋण के कारण अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा लैम्डा अनंत अंतों पर H पॉजिटिव माइनस लैम्डा अनंत अंतों पर Cl निगेटिव। इतना क्लियर है? अब देखो जरा, जो भी कट रहा है उसे काट दो। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ कट रहा है Cl निगेटिव और Cl निगेटिव, यहाँ पे हमारा H नहीं है, यहाँ पे Na है, देख लो जरा, और Na पॉजिटिव, ये माइनस है ना, और ये प्लस है, ये कट गया, तो हमारे पास निकल कर आ गया है, क्या निकल कर आ गया, लैम्डा CH3COO निगेटिव प्लस का है प्यारे बच्चों लैम्डा अनंत अंतों पर H पॉजिटिव। देखो है ना, जब ये टूटेगा तो ऐसे ही होगा, तो डायरेक्ट इसका नहीं निकाल सकते, लेकिन इनका मान रख करके हम निकाल सकते हैं। ये कैसे समझ में आएगा सर? ये हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इस आधार पर किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की हम मोलर चालकता निकाल सकते हैं। देखो जरा, सिंपल है, ये आपको भाई समझ में आया, कोलरास के नियम का अनुप्रयोग। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लें प्लीज फास्ट। तो उम्मीद करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा अनुप्रयोग। तो यहां तक क्लियर है भाई साहब? किसी भी प्रबल विद्युत अपघट्ट की सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की हम चालकता निकाल सकते हैं। तो इतना आपको लिखना, इतना 1 नंबर का होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कोलराउस के नियम के आधार पर, है ना, किन्हीं 2 अनुप्रयोग की सहायता से इनकी व्याख्या कीजिए या कोलरास का नियम लिखिए, 2 अनुप्रयोग लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? ये आपका पहला कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। इसलिए तो कहता हूं कि भाई साहब एक बेहतर नोट्स की जरूरत होती है, और वो नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं हर बच्चों को। जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं डायरेक्ट हमसे वो जुड़ सकता है ना, 1 साल के लिए। चलिए दूसरा अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास विद्युत अपघट्ट है, उसकी वियोजन की मात्रा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना, ठीक है। दूसरा लिखोगे दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा, वियोजन मात्रा की गणना, वियोजन के मात्रा की गणना कैसे की जाती है। तो सिंपल है, फिर से आप एक लाइन लिख सकते हो कि कोलराउस के नियम के आधार पर किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट में वियोजन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की कोलराउस के नियम के आधार पर, लिखो आप लोग, कोलराउस के नियम के आधार पर, कोलराउस के नियम के आधार पर, नियम के आधार पर, कोलराउस के नियम के आधार पर किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट, 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 कोलराउस के नियम के आधार पर किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा, के वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है, वियोजन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। समझ में आया? मतलब हमारे पास प्यारे बच्चों कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, उसके आधार पर, मतलब कोलराउस के नियम के आधार पर इसकी वियोजन निकाली जा सकती है। इसकी वियोजन कैसे निकाली जाती है? तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की किसी सांद्रण पर, किसी सांद्रण पर, किसी सांद्रण पर, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की किसी सांद्रण पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता, किसी सांद्रण पर मोलर चालकता, मोलर चालकता व अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकताओं का अनुपात, मोलर चालकताओं का अनुपात, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की किसी सांद्रण पर मोलर चालकता, किसी सांद्रण पर मोलर चालकता,
ठीक है, किसी सांद्रण पर मोलर चालकता हुआ अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं का अनुपात वियोजन की मात्रा वियोजन के मात्रा के बराबर होता है, वियोजन के मात्रा के बराबर होता है, बराबर होता है। मतलब वियोजन की मात्रा निकालनी है प्यारे बच्चों, तो हमने बता दिया किसी सांद्रण पर, सांद्रण मतलब एक फिक्स मात्रा देके रखा है कि विलायक में इतना ही विद्युत अपघट्ट मिला है, वो एक निश्चित सांद्रण हो जाता है। एक निश्चित सांद्रण जैसे लैम्बडा है वो कंसंट्रेटेड है ना, अनंत तन्यता पर नहीं हम ले रहे हैं, एक अनंत तन्यता पर ले रहे हैं, एक निश्चित सांद्रण पर ले रहे हैं मोलर चालकता और एक अनंत तन्यता पर। इसके वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं? अल्फा से, ठीक है, अल्फा से दर्शाते हैं। ये हमारा दूसरा आ गया प्यारे बच्चों अनुप्रयोग। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इतना। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे वहां पे आपको समझाएंगे। कोलराज के नियम के आधार पर दो चीज हमें पता हो, एक निश्चित सांद्रण पर मोलर चालकता और अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, तब हम इसकी अनुपात निकालते हैं तो वियोजन की मात्रा निकल कर आ जाती है कि वियोजन की मात्रा आसानी से हम गणना कर सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के है ना वियोजन की मात्रा की गणना इस आधार पर कर सकते हैं, यानी किसी सांद्रण C पर विद्युत अपघट्ट, ठीक है, किसी निश्चित कंसंट्रेटेड है ना सॉल्यूशन पर जो आपका विद्युत अपघट्ट होगा, विद्युत अपघट्ट का जो चालकता होगी यानी मोलर चालकता, और अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, दोनों का अनुपात वियोजन की मात्रा के बराबर है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कर लेंगे आप लोग। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। अब करते हैं तीसरा अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन स्थिरांक की गणना। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक की गणना। ठीक है, वियोजन स्थिरांक की गणना लिखो, हेडिंग लगाओ, वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक की गणना। ठीक है, तो कोलराउस के नियम के आधार पर किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक की गणना की जा सकती है। स्थिरांक की गणना की जा सकती है। यहां तक तो भाई साहब आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो। ओके, बस थोड़ा सा चेंज है। देखो यार, कुछ मिलता जुलता रहता है ना, कुछ मिलता जुलता जिसमें आप आसानी से अंक ले सकते हो। अब ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम के आधार पर लेकर चलेंगे, जो आपका द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम होता है। ये सब 11th क्लास में पढ़ा आपने। ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम या द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, सब कुछ आपने कहाँ पढ़ा मेरे बच्चों, कहाँ पढ़ा? तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। जो हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है वो ओस्टवाल्ड के नियम के आधार पर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का पालन करता है। ओस्टवाल्ड जो नियम था उसमें बताया गया था कि जो भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट है वो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम का पालन करता है। थोड़ा सा लिखो आप लोग, ओस्टवाल्ड के अनुसार, ओस्टवाल्ड नियम के आधार पर, थोड़ा सा एक मिनट सही कह रहा हूं, ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम के आधार पर, ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम के अनुसार, ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्ट द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का पालन कर, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, लिखते हुए चलें क्योंकि इसको हमको मिटाना पड़ेगा बाद में। हम मान के चलते हैं, माना कोई ना कोई, देखो दुर्बल विद्युत अपघट्ट लेंगे, जैसे हमने ले लिया CH3COOH। जब ये टूटता है मेरे बच्चों तो CH3COO निगेटिव और H पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, ये हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट। इसी के आधार पर जैसे हम ले लेते हैं AB, यहाँ पर समझना थोड़ा सा, AB हमारे पास 1 बिलियन था, यह दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। जब ये टूटता है तो A पॉजिटिव बनाएगा और B निगेटिव। यानी किसी भी, माना हम ले लेते हैं एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट, जैसे CH3COO ले लें, चाहे कुछ भी ले लें। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, माना एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट AB है। AB मतलब इसमें दो घटक हो सकते हैं भाई साहब,
यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब इसका हम आयनन करेंगे तो क्या बनाएगा, ए पॉजिटिव बनाएगा और एक निगेटिव बनाएगा। मतलब हमारे पास दो घटक हैं इसमें, तो ए पॉजिटिव और बी निगेटिव। ठीक है, अब हम यदि बात करें कि जैसे हमने अभी आपको बताया था वियोजन की मात्रा है अल्फा, तो एक दुर्बल विद्युत अपघट ले लिया और यहाँ पर सी सांद्रण वाले विलयन में, सी सांद्रण वाले मतलब इसका कंसंट्रेशन सांद्रण जो है प्यारे बच्चों सी है, सी सांद्रण वाले विलयन में वियोजन की मात्रा अल्फा है। तब थोड़ा ध्यान देना, तब यदि मैं कह दूं प्यारे बच्चों ए बी जो है वो जब टूटेगा तो ए पॉजिटिव बनाएगा और बी निगेटिव बनाएगा। जैसे मैंने वहां पे बताया ना कि CH3COOH जब टूटता है प्यारे बच्चों तो CH3COO निगेटिव और H पॉजिटिव बनाता है, दो घटक। यदि मैं कह दूं प्रारंभिक स्थिति पे जैसे मैंने कहा, जैसे मान लीजिए जब कोई क्रिया ही नहीं हो रही है, जब विद्युत अपघट्ट टूटा ही नहीं है, तब ये पूरा का पूरा इसका सांद्रण C है और इनकी जो सांद्रण है 0 है, कुछ बना ही नहीं है। जैसे प्रारंभिक स्थिति में कह रहा हूं, जब विद्युत अपघट्ट टूटा ही नहीं है, तब मेरे बच्चों ए पॉजिटिव और बी निगेटिव की मात्रा कितनी होगी, 0 होगी। बिल्कुल सही है, प्रारंभिक स्टेज में इसका जो सांद्रण है सी होगा और इन दोनों का 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। कब प्यारे बच्चों, प्रारंभिक स्थिति में, इन साम्य अवस्था है, प्रारंभिक स्थिति अभिक्रिया हुई नहीं है। प्रारंभिक मोलर सांद्रण की बात करें, यहां पर आप लिख सकते हो बगल में प्रारंभिक, अब नीचे दिख भी नहीं रहा होगा, प्रारंभिक मोलर सांद्रण है, यानी सांद्रण है, प्रारंभिक मोलर सांद्रण है। यानी प्रारंभ में ए बी का सांद्रण सी था, ए 0 है, बी निगेटिव 0 है। ऐसा क्यों कहा गया कि जब ए बी टूटा ही नहीं है, उस स्टेज में ए बी का सांद्रण कितना है, सी, ए पॉजिटिव का 0 और बी निगेटिव का 0 है प्रारंभिक स्टेज में। जैसे हम कह दें कि थोड़ा सा अभिक्रिया शुरू होता है, साम्यावस्था की स्थिति आती है, मैं यहाँ पर मिटाऊंगा तब मुझे यहाँ पर लिखने में आसान होगा क्योंकि थोड़ा सा अभी लंबा है। तो यदि मैं कह दूं साम्यावस्था के स्टेज में, यानी साम्यावस्था जब स्थापित होगा, ठीक है, तो प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ मात्रा, देखिए जरा थोड़ा समझिएगा, मान के चलता हूं कि ए बी का कुछ मात्रा टूटा तो कुछ ए पॉजिटिव बनाया, बी निगेटिव बनाया। वो कैसे, देखिएगा, तो वियोजन की मात्रा को अल्फा से दर्शाते हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा पूरा क्लियर कर देता हूं, तब आपको मजा आएगा। मैंने कहा आपसे कि ए बी जो टूटा प्यारे बच्चों तो ए पॉजिटिव और बी निगेटिव बनाया। प्रारंभिक स्टेज में यहाँ पे सी है तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 0 है। प्रारंभिक मोलर सांद्रण है, प्रारंभिक मोलर सांद्रण, ठीक है, यह सांद्रण ऐसा भी लिख सकते थे प्रारंभिक में अवस्था में, यानी जब हमारा ए बी टूटा ही नहीं है। ठीक है, जब ए बी नहीं टूटा है तो ए पॉजिटिव बी निगेटिव की मात्रा 0 हो गई। अब यदि मैं कह देता कि 10 अणु टूटे हैं, ए बी के 10 अणु टूट गए तो 10 पॉजिटिव बनाएंगे और 10 निगेटिव बनाएंगे, सही बात है। यानी यहां से यदि अल्फा निकली तो अल्फा यहां भी बनेगा और अल्फा यहां भी बनेगा, यानी 1 माइनस अल्फा कर देंगे, क्योंकि स्टेज यानी प्रारंभिक स्टेज में, यानी जो आपका प्रारंभिक स्तर होता है वहां पर ए बी पूरा था। नहीं समझ में आ रहा है, देखो थोड़ा मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रारंभ में हमारा ए बी है, ए बी मान लो 1 लेकर चलते हैं कि इसका कुल मात्रा 1 है, इसका सांद्रण 1 है। तो प्यारे बच्चों हम यदि इसको तोड़ेंगे, जब टूटा ही नहीं है तो इसका सांद्रण 0 है, इसका सांद्रण सी मान लिया हमने। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ मात्रा यदि टूट गया तब इसका मात्रा कम हो गया, और इस मात्रा को सांद्रण से व्यक्त करने के लिए सी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां भी सी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां भी सी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। थोड़ा समझिएगा फिर से, मैं कह रहा हूं ए बी प्रारंभिक स्थिति में है, जब ये प्रारंभिक में है तो ना तो ए पॉजिटिव भी कुछ है ना तो बी निगेटिव, इसलिए मैंने 0 कर दिया। लेकिन यदि ए बी का कुछ मात्रा वियोजित हो गया और वियोजन की मात्रा को अल्फा से, मान लीजिए 1 में से अल्फा हमारा चला गया, फिर 1 में से अल्फा को हम घटाएंगे और वही अल्फा जाकर के ए और बी में पहुंच गए, क्योंकि जितने अल्फा ए बी टूटेंगे, जितने ए बी की मात्रा टूटेंगे उतने ही ए पॉजिटिव और बी निगेटिव बनाएंगे। ये चीज क्लियर हो गया। अब द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, ठीक है, आप लोग यदि नहीं लिखे होंगे तो फिर भूल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से
क्रिया के नियम से के जो होता है ना, स्थिरांक एक प्रकार से ये प्यारे बच्चों जो बाद की चीजें हैं, जैसे हमारे पास ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, इसको ऊपर रखते हैं और नीचे जो हमारा ए बी है उसको नीचे रखते हैं, ये करते हैं। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे यदि हम वैल्यू रख दें सी अल्फा इंटू सी अल्फा और नीचे C1 माइनस अल्फा, यदि इसका हम गुणा करें तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा, एक C से C कट जाएगा तो K बराबर आपका निकल जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यही है प्यारे बच्चों K का मान। और तीसरा अनुप्रयोग कंप्लीट। वियोजन स्थिरांक आ गया आपका, डिसोसिएशन है ना, चलो ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, वियोजन की मात्रा डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा तीसरा अनुप्रयोग। इस प्रकार से तीनों अनुप्रयोग हो गए कंप्लीट। समझ में आ गया? पहला दूसरा आप लोग तैयार ही कर लेना, तीसरा भी तैयार कर लेना, 3 आप तैयार कर लोगे बहुत है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा पूछा जाए कोलरास का नियम 2 अनुप्रयोग, तो 2 अनुप्रयोग तो बनना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे आज जो मैंने कराना चाहा। और जैसा भी आपको चाहिए, जैसे सोच रहा हूं कि आपको एक दिन पे ही ऐसे 10 क्वेश्चन मोस्ट करा देता हूं, जो कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगा। जैसा भी आप लोगों का राय रहे, अपना जो राय है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।